हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 हिंदी के पहले पार्ट वह चिड़िया जो इस कविता के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। अभी चिड़िया कैसी दिखती है इसके बारे में एक ही चीज कविता में आपको दी है कि उसके नीले पंख हैं। हर स्टैंजा की सेकेंड लास्ट लाइन है, नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो कोई भी चिड़िया की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, बस पंख उसके नीले होने चाहिए। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर गिवन है, इसके अलावा कोई दूसरी पिक्चर भी आप बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे। अभी कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो, क्योंकि सभी स्टैंजा इसी लाइन से शुरू हो रहे हैं। कोई और शीर्षक हो तो क्या शीर्षक आप दे सकते हैं, नन्ही चिड़िया या फिर परिश्रमी चिड़िया, संतोषी चिड़िया भी हो सकता है। चलिए, तीसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। आपकी पोयम में 3 स्टैंजा है और हर स्टैंजा के लास्ट की लाइन में चिड़िया ने बताया है कि उसे किन किन चीजों से प्यार है। सबसे पहले में उसने कहा है मुझे अन्न से बहुत प्यार है, तो चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से प्यार है। दूसरी में उसने बताया मुझे विजन से बहुत प्यार है, विजन जो बहुत एकांत जगह होती है यानी कि जंगल। और तीसरी में उसने बताया मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो चिड़िया को 3 चीजों से बहुत प्यार है, दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से। चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो, इनका क्या मतलब है। रस उड़ेलकर गा लेती है, इसका अर्थ है चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तो वह बिना किसी डर के गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है, यानी कि बहुत मीठा गाती है। उसकी स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। इसी का ही ख पार्ट है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, आखिरी स्टैंजा से है। तो इसका क्या मतलब है, छोटी चिड़िया तेज बहती नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। अर्थ यही है, इसका मतलब क्या है, उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है, इसलिए पानी को मोती की तरह कीमती कहा गया है। इसीलिए पानी मोती की तरह कीमती है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहले प्रश्न थे कविता से। अभी है अनुमान और कल्पना। आपको अनुमान लगाना है, अंदाजा लगाना है क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न का। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल है जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं, क्योंकि भारत में कंपैरेटिवली ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है। ये आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं, और ये है साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन। ओके, उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। कौन सी चिड़िया वो हो सकती है, नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। तो ये चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी, क्योंकि एक तो इसका ज़्यादातर शरीर नीला होता है, कविता में कहा गया है नीले पंखों वाली मैं हूँ। दूसरा एक लाइन आई है वह छोटी संतोषी चिड़िया, तो नीलकंठ छोटी चिड़िया भी है, ये गाती भी बहुत अच्छा है, तो पहला विकल्प सही होगा। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है और शरीर हरा है, ऐसे ही मैना, कौवा, बतख और कबूतर, इनके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले है मैना। मैना के पंख भूरे व सफ़ेद रंग के होते हैं, उसके पैर हल्के लाल होते हैं। कौवा, कौवे का पूरा शरीर काला होता है। बतख, बतख सफ़ेद रंग का होता है, उसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर, कबूतर का रंग सलेटी सफ़ेद होता है, गर्दन नीले रंग की होती है, पैर लाल होते हैं। तीसरा प्रश्न है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। बंद यानी कि स्टैंजा। तो सभी बंद में आप देखेंगे वो शुरू होते हैं वह चिड़िया जो, चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, और खत्म होता है हमेशा जैसे कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। सो बहुत प्यार है पर खत्म होता है। आपको भी एक ऐसा ही स्टैंजा बनाना है अपनी कल्पना से। इस तरीके से आप कोई कविता बना सकते हैं। वह चिड़िया जो चींची करके सबका मन बहलाती है, नीले नीले आसमान में पंख पसारे उड़ जाती है,
अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है वह छोटी परिश्रमी चिड़िया मुझे श्रम से बहुत प्यार है। श्रम यानी कि काम करने से। चौथा प्रश्न है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा हूँ मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिनकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। फूल के पौधे के बारे में आपको लिखना है, उसकी पीली पंखुड़ियाँ, महक रहा है वो, तो एक कविता लिखनी है बिल्कुल ऐसे ही जैसे चिड़िया के बारे में आपने पढ़ी। वह फूल का पौधा जो आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, हवा में झूलता खुशबू अपनी फैला रहा है, पीली पंखुड़ियों वाला मैं हूँ मुझे हवा से बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता पर खुशबू से नाता सदा निभाता है, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता, पीली पंखुड़ियों वाला मैं हूँ मुझे महक से बहुत प्यार है। ऐसी कोई भी लाइन्स आप ऐड कर सकते हैं इसमें। जो हिंट आपको दिए हैं उनके बेसिस पर पीली पंखुड़ियों वाला है और महक रहा है यानी कि खुशबू के ऊपर। अभी आती है भाषा की बात। पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण हैं। और चिड़िया दराज विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। यहाँ पर 2 विशेषण दिए हुए हैं। कौन सी दराज? सबसे ऊपर वाली। कैसी चिड़िया? पंखों वाली तो वो है ही, नीले पंखों वाली है। तो मोरों वाला बाग। कैसे मोरों वाला बाग? रंग बिरंगे मोरों वाला बाग। दूसरा है पेड़ों वाला घर। कैसे पेड़ों वाला घर? पेड़ कैसे होंगे? हरे भरे पेड़ों वाला घर या सूखे पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी। फूल कैसे होंगे? मान लीजिए लाल फूलों वाली क्यारी। स्कूल वाला रास्ता। कैसे स्कूल वाला रास्ता? मान लीजिए छोटे स्कूल वाला रास्ता है, बड़े स्कूल वाला रास्ता। हंसने वाला बच्चा। बहुत हंसने वाला बच्चा या कम हंसने वाला बच्चा। मूंछों वाला आदमी, घनी मूंछों वाला आदमी। ओके। दूसरा प्रश्न है, वह चिड़िया खाली जगह झुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। कविता में इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले अक्षरों को ध्यान से पढ़ो। रुचि से, रस उड़ेलकर। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की बात कर रही है कि वो कैसे खाती है? रुचि से। कैसे गाती है? रस उड़ेलकर यानी कि मीठा गाती है। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताते हो। देखो, खाना एक क्रिया है। अब कैसे वो खा रही है, जब आप उसकी विशेषता बताएंगे तो एक क्रिया विशेषण हो जाएगा, सिर्फ विशेषण नहीं। गाना एक क्रिया है, जब आप बता रहे हैं कि वो कैसे गाती है तो ये फिर क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो वो सिर्फ विशेषण होता है, किसी क्रिया की बताई जाए तो फिर वो क्रिया विशेषण होता है। नीचे दिए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। यहाँ पर क्रिया क्या है? लड्डू खाना क्रिया है। अब वो लड्डू कैसे खा रही है? जल्दी जल्दी। तो ये जो जल्दी जल्दी शब्द है ये बताता है कि क्रिया कैसी है, कैसे हो रही है, काम कैसे हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। क्रिया क्या है? जाना, क्योंकि गेंद चली गई है। अब वो कैसे गई है? लुढ़कती हुई, तो ये क्रिया विशेषण है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। काम क्या हो रहा है? सामान्य होने का। और वो काम कैसे हो रहा है? धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में आ गिरी। क्या काम हो रहा है यहाँ पर? गिरने का। और कैसे वो गिर रही है? धप से, तो ये क्रिया विशेषण होगा। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। क्रिया क्या है? झपटना, झपटने का काम हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है? फुर्ती से, इसलिए फुर्ती से क्रिया विशेषण है। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। काम हो रहा है बैठने का, और वो काम कैसे हो रहा है? सहम कर, इसलिए ये क्रिया विशेषण होगा। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। काम क्या हो रहा है? ठंड बढ़ने का, बढ़ रही है ठंड, और कैसे बढ़ रही है? अचानक, इसीलिए अचानक क्रिया विशेषण होगा। चलिए, इसी के साथ प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। उम्मीद है पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।